नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में इस समय दो ज्वलंत प्रश्न हैं और दोनों का उत्तर किसी को मिल नहीं रहा है। पहला प्रश्न है, मोदी को हराएं कैसे, या कहें आपकी मोदी हारता क्यों नहीं। दूसरा प्रश्न है, विपक्षी एकता होगी कैसे, या विपक्षी एकता होती क्यों नहीं। ये दो ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी गुत्थियां हैं बल्कि कह सकते हैं, जिनको सुलझाने में बहुत से विद्वान लगे हुए हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं। मोदी की जीत का कारण क्या है, मोदी की लगभग अपराजेयता का कारण क्या है। मोदी इस समय जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। वो भारतीय राजनीति के आज़ादी के बाद से पहले ऐसे नेता या कहें पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अपने कार्यकाल के 9वें वर्ष में भी उतने ही या बल्कि कहें उससे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 2014 में मोदी को लेकर जो शंकाएं लोगों के मन में बहुत से थी, जिन्होंने वोट दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मन में शंकाएं थी कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश की राजनीति चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे में क्या होगा, विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में थे। उन सब सवालों का निराकरण हो चुका है, शमन हो चुका है उन शंकाओं का। तो अब सवाल यह है कि मोदी की ताकत क्या है। तो मोदी की ताकत क्या है, ये जानने के लिए उससे पहले जानना जरूरी है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने उनकी ताकत क्या थी या उनकी कमजोरी क्या थी। कांग्रेस पार्टी हारी क्यों या हारती क्यों थी। तो 2014 से पहले तक कांग्रेस पार्टी जितनी बार हारी है, मैं केंद्र की राजनीति की बात कर रहा हूँ, राज्यों की नहीं, हर बार उसका कारण कोई न कोई कांग्रेस ही रहा है। आप याद कीजिए, कांग्रेस से निकले हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सामाजिक समरसता की राजनीति शुरू की। उसके कारण उसका असर था, बहुत से और कारण थे, बड़ा असर उसका था कि 1967 से 1971 के बीच में अलग अलग राज्यों में करीब 11-12 राज्यों में संविध सरकारें बनी। संविध मतलब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, जो गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। उनमें भी अगर आप देखेंगे तो डिफेक्शन कांग्रेस में हुआ, इसके कारण बनी ज़्यादातर सरकारें। उसके बाद का दौर आता है 1975 का, जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ। जेपी भी कांग्रेस से निकले हुए, जेपी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। संन्यास से निकलकर आए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए और 1977 में कांग्रेस को अपदस्थ किया। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस से निकले हुए थे। मोरारजी देसाई गए तो कौन प्रधानमंत्री बना? चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस से निकले हुए थे। इसी तरह से 1988, 1989, 88, 89 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कांग्रेस से निकले थे। अगर कांग्रेस से न निकले होते वीपी सिंह तो जनता दल शायद न बनता, शायद कांग्रेस सत्ता से बाहर भी न जाती। लेकिन ये शायद वाले सवाल जो है बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन जो हुआ उसकी बात है कि वीपी सिंह एक कांग्रेसी थे, शुद्ध रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेस से निकले, बगावत की, बाकी विपक्ष ने उनका साथ दिया, उनको हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो 412 सीटें लोकसभा की लेकर आई थी 1984 में, वो 1989 में आते आते उसकी सीटें आधे से कम हो गई, सत्ता से बाहर हो गई। और वीपी सिंह का इस्तीफा हुआ तो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, जो कांग्रेस से निकले हुए थे। तो कांग्रेस को हराने में, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सबसे बड़ा योगदान पूर्व कांग्रेसियों का ही रहा है। कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को हराया है। इतिहास बदला इस देश का 2014 में, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। और 16 मई 2014, 16 मई 2014, ये ऐसी तारीख है जो ऐतिहासिक तारीख है, जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। किस लिए कह रहा हूँ? 16 तारीख को क्या हुआ था? 16 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और लंदन के प्रमुख अखबार संडे गार्जियन ने लिखा कि भारत को दरअसल अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति 16 मई 2014 को मिली है, 15 अगस्त 1947 को नहीं। उसने लिखा कि उसके 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी सरकारें आईं वो सब ब्रिटिश राज से प्रभावित, ब्रिटिश राज के समर्थक या उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों की थी। ये पहली सरकार है जिसका कॉलोनियल पास से कोई रिश्ता नहीं है।
ब्रिटिश राज से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत ये है, मोदी की ताकत यही है कि उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी कांग्रेसी की बगावत की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी कांग्रेसी के निकलकर जो है आगे बढ़कर नेतृत्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस में बगावत या कांग्रेस में फूट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये पहली सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार इस तरह की नहीं थी। वो भी कमोबेश जो है उसी कांग्रेसी कल्चर में ढली हुई सरकार थी। अब वो अलग कारण है कि अगर पूर्ण बहुमत मिला होता क्या तब भी वैसी होती या नहीं होती, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। तो 16 मई 2014 ये भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन है। एक वर्ग अपने देश में ऐसा है जो इसको काला दिन मानता है। बड़ा वर्ग है जो मानता है कि वो एक तरह से स्वर्णिम युग शुरू हुआ भारतीय राजनीति का। जब भारत की बात होने लगी, जब स्वदेशी की बात होने लगी, जब भारतीय संस्कृति की बात होने लगी, जब भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की बात होने लगी, जब जो कुछ भारतीय है उस पर गर्व करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कुछ भारतीय है उस पर शर्म ना आए लोगों को, ये एहसास दिलाने बताने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। आप देखिए राज्यों में अब भी बीजेपी को जीतने के लिए कई राज्यों में पूर्व कांग्रेसियों की ज़रूरत है। असम में देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, आप अरुणाचल में देखिए पेमा खांडू, आप मणिपुर में देखिए एन बीरेन सिंह, आप मध्य प्रदेश में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण सरकार बनी है। तो ऐसे कांग्रेसियों की ज़रूरत अब भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है राज्यों में। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस राजनीति को, कांग्रेस नीति राजनीति को, नेहरूवियन राजनीति की या नेहरूवादी राजनीति की एक तरह से विदाई हो गई है। लेकिन उसके अंश बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। वो बार बार फिर से उठ के खड़ा होने की तैयारी करती है। लेकिन उसके रास्ते में केवल बीजेपी और मोदी बाधा नहीं है, उसके रास्ते में और क्षेत्रीय दल भी बाधक है। तो मोदी की ताकत ये है कि मोदी ने गवर्नेंस और राष्ट्रीयता और उसके साथ साथ सनातन संस्कृति, इनका जो मिश्रण बनाया है, इनका एक जो विमर्श तैयार किया है, उसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास तो कतई नहीं है। ओरिजिनल पार्टीज़ जो है अपने दायरे से बाहर निकलने की उनकी न क्षमता है और न ही उनकी इच्छा शक्ति नज़र आती है। जिनकी नज़र भी आती है उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए जो है कुछ होता नहीं है। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ओरिजिनलिटी। मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने लोगों को पहले उम्मीद दिलाई, फिर भरोसा दिलाया कि वो उनको कॉलोनियल पास जो औपनिवेशिक अतीत है उससे मुक्ति दिलाएंगे और दिला रहे हैं। ये नाम बदलना है स्थानों के, मंदिरों का पुनरुद्धार होना, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना, हर क्षेत्र में भारत की जो स्थानीय कला है, जो कलाकारी है, उसको बढ़ावा देना, गवर्नेंस। मोदी को पता था कि गवर्नेंस जब लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखेगा तो उसका राजनीतिक असर होना तय है। तो उन्होंने डेवलपमेंट को चुनावी राजनीति का एक मजबूत अंग बना दिया, एक मजबूत अस्त्र बना दिया। उसकी भी काट जो है विपक्षी दलों के पास नहीं है। विपक्षी दल बार बार मैं जो बात कहता हूँ कि कोई अल्टरनेटिव विमर्श तैयार करने में, कोई वैकल्पिक विमर्श तैयार करने में कामयाब नहीं रहे, सिवाय मोदी की आलोचना के, मोदी की निंदा के, मोदी को गाली देने के अलावा वो जनता को ये समझाने बताने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं कि उनके पास विकल्प क्या है मोदी का, उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का, उनके जो सिद्धांत हैं उनका, इस सब का कोई विकल्प उनके पास दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, विपक्षी एकता होती क्यों नहीं है, विपक्ष एक साथ आता क्यों नहीं है? तो विपक्ष को अगर आप देखें तो एक कांग्रेस पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके बाद सब रीजनल पार्टीज़ हैं। रीजनल पार्टीज़ में से अगर आप राज्यों में सरकारों की संख्या की दृष्टि से देखें तो उसके बाद आती है आम आदमी पार्टी। हालांकि वो राष्ट्रीय राजनीति में उसका योगदान शून्य है। जिस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है उसका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं
ये दरअसल बने हैं और बने हुए हैं कांग्रेस का जनाधार छीन कर, कांग्रेस को रिप्लेस करके, कांग्रेस को हटा करके। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सब जिन राज्यों में सत्तारूढ़ हैं वहाँ कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। एक बात। दूसरी बात, उनको लगता है कि कांग्रेस का साथ, अगर विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस का साथ दिया तो अपने राज्य में कांग्रेस के रिवाइवल का रास्ता खुल जाएगा। ये वो नहीं चाहते। तो क्षेत्रीय दलों की समस्या ये है कि वो जितना भारतीय जनता पार्टी और मोदी से मुक्ति पाने के लिए बेचैन हैं, उससे ज़्यादा कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए बेचैन है। इसलिए आप देखिए बार बार सवाल उठता है, गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चे की बात होती है। अब मुश्किल ये है कि इस राजनीति के चलते फ़ायदा अगर होता है तो सिर्फ मोदी का, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने स्थानीय मुद्दों से, अपने स्थानीय सरोकारों से ऊपर उठ नहीं पाती, राष्ट्रीय मुद्दे पर उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर नहीं पाती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि आप देखिए राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार जाए, फिर भी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का पूरा सफाया कर देती है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय मुद्दों में ज़्यादा बेहतर संतुलन बिठाने में कामयाब होती है, और उस पर जुड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जो एक तरह से उनको अजेय बना देता है। तो क्षेत्रीय दलों की समस्या ये है कि वो अपनी सरकार बचाएं, अपनी सत्ता बचाएं या लोकसभा में अपनी ताकत बढ़ाएं। अभी तक का जो अनुभव है उससे लगता है कि वो दोनों करने में सक्षम नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे उड़ीसा में जो है बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी, तमिलनाडु में डीएमके, इस तरह के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में स्थिति यही है कि क्षेत्रीय दल अपनी सत्ता बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उस पर ज़्यादा जोर लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन रीजनल पार्टीज़ को, विपक्षी एकता की बात आने पर रीजनल पार्टीज़ को लगता है कि कांग्रेस को साथ लेकर हम नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ाई में कहीं टिकती नहीं है। कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो हम बीजेपी से अपने राज्यों में लड़ें और उसका फ़ायदा कांग्रेस को दिलाएं, ये हम क्यों करेंगे। विपक्षी एकता के रास्ते की मुश्किलें ये हैं, जो बातें होती हैं कि लीडरशिप की बात नहीं हो रही है, सीट बंटवारे पर समझौता नहीं हो, ये सब बातें गौड़ हैं। मुख्य बात यह है कि अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व वो बचाने की चिंता पहले है। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी एकता मजबूत हो, इसकी चिंता बाद में है। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए 2 चुनाव जीतने के बाद तीसरे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यानी 2024 में अगर अमित शाह कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, कि भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, तो ये बात वो अतिशयोक्ति नहीं है उनकी। ये बात वो पार्टी के नेता के तौर पर कह रहे हैं, इसी तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ये सच्चाई के बहुत करीब है ये बात, और ये सबको दिखाई दे रही है जो देखना चाहते हैं। जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं उनकी अलग बात है, जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं उनकी अलग बात है, जिनको लगता है कि कुछ जादू होगा, कोई जादू की छड़ी चलाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो वास्तविकता को समझते हैं उनको समझ में आ रहा है कि एक प्रधानमंत्री, अकेला प्रधानमंत्री पिछले 75 सालों में, जो अपने कार्यकाल के 9वें साल में उतना ही और बल्कि उससे ज़्यादा लोकप्रिय बना हुआ है, वो क्यों चुनाव हार जाएगा, उसके चुनाव हारने की क्या वजह बन जाएगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक मोदी की ये ताकत बनी हुई है और विपक्षी एकता का ये रोड़ा, ये बाधा बनी हुई है, तब तक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में या चुनावी नतीजे में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।